हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज हम लोग इकोनॉमिक्स का काफ़ी एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो मानव विकास सूचकांक क्या है? जिससे कह सकते हैं कि किसी भी देश के मानव के विकास की सूचना का जानकारी मिलता है कि किस देश का मानव के विकास की किस प्रकार है, तो उसको कहा जाता है मानव विकास सूचकांक। और इसका जारी जो है यूएनओ का एक संस्था है यूएनडीपी, उसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष इसको क्या जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1990 से किया गया है। और इसका जारी करने का मेन उद्देश्य यही है कि हर एक देश के मानव के विकास की स्थिति क्या है, उसके बारे में जो है कि एक तरह से लोगों को जानकारी देना, है ना? और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इसका जो मानव विकास सूचकांक जो है वो कई चीज़ों को ध्यान में रख कर के तैयार किया जाता है। जैसे किसी भी देश के जो मानव है उसका जीवन कैसा है, उनकी शिक्षा कैसा है, उनकी स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है? उनका कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाएँ कैसा है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसी चीज़ को ध्यान में रख कर के मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। तो हम लोग देखे थे कि मानव विकास सूचकांक में जिस देश के मानव के विकास की स्थिति अच्छा होगा, उस देश का मानव विकास सूचकांक जो है वो अच्छा होगा। मीन्स कर सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक में उसका शीर्ष स्थान होगा, और जिस देश का मानव विकास स्थिति अच्छा नहीं होगा वो काफ़ी क्या होगा, नीचे होगा। तो मानव विकास सूचकांक बेसिकली जो है कि हर एक देश के मानव के विकास की एक प्रकार की क्या है, लिस्ट है, ठीक है? कि जिस देश में कह सकते हैं कि मानव विकास की स्थिति अच्छा होगा, वो लिस्ट में ऊपर होगा, और जिसका अच्छा नहीं होगा वो नीचे होगा। और ये हर एक साल जो है बदलता रहता है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व का मतलब क्या होता है कि आर्थिक विकास जिन बातों पर निर्भर करता है, जिन तत्वों पर निर्भर करता है, जिन कारकों से प्रभावित होता है, वो कहलाएगा आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, है ना? तो ये बात हम लोग समझ लें। आर्थिक विकास क्या होता है? तो आर्थिक विकास का मतलब होता है धन में जो वृद्धि होता है, उसे क्या कहा जाएगा? आर्थिक विकास, ठीक है? आप कह सकते हैं कि धन में वृद्धि जो है जिन बातों पर निर्भर करता है, जिन कारकों से प्रभावित होता है, ठीक है? तो वो कहलाएगा आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, ठीक है? तो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व को 2 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? एक है आपका कह सकते हैं कि आर्थिक कारक के रूप में, और दूसरा है गैर आर्थिक कारक कारक के रूप में, ठीक है? तो हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व को कितने भागों में बाँटा गया है? 2 भागों में। ये आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कितने हैं? 2। एक आर्थिक कारक और दूसरा क्या है? गैर आर्थिक कारक। आर्थिक कारक जो होता है, इसका आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष कह सकते हैं कि संबंध होता है। यानी ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित प्रभावित करता है। और ये क्या होगा? ये अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करता है, ठीक है? समझ रहे हैं? इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आर्थिक कारक किसको कहते हैं? तो आर्थिक विकास के कह सकते हैं कि आर्थिक कारक किसको कहते हैं? तो आर्थिक विकास का आर्थिक कारक उन कारकों को कहा जाता है, जो आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मतलब आर्थिक विकास से जिसका सीधा संबंध है, ठीक है? दूसरा जो है गैर आर्थिक कारक किसको कहते हैं? तो आर्थिक विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा गैर आर्थिक कारक। और दोनों कह सकते हैं कि आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। अब जब हम कह सकते हैं कि दोनों कारक यानी प्रत्यक्ष आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक अगर ठीक-ठाक है, तो किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है कि काफ़ी अच्छे से होगा। और जहाँ पर कह सकते हैं कि ये कारकें ठीक-ठाक नहीं है, तो वहाँ पर आर्थिक विकास की गति काफ़ी क्या होगा? धीमा होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कितने हैं? 2 आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक। इसमें से पूछा जाएगा कि कौन-सा कारक जो है वो आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो आर्थिक कारक में याद रखें। और कौन-सा जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो गैर आर्थिक कारक। अब देखिए आर्थिक कारक में क्या-क्या है? तो आर्थिक कारक में है आपको प्राकृतिक कह सकते हैं कि जो संसाधन है, ये आपका आर्थिक कारक में होगा। दूसरा पूँजी, तीसरा अ, मानव, चौथा तकनीक, पाँचवाँ पूँजी उत्पाद,
उत्पाद, ये सब कह सकते हैं कि आर्थिक कारक के रूप में। अब देखिए, क्योंकि ये सारे कारक जो है वो आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब जिस देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन अच्छा होगा, उस देश का आर्थिक विकास क्या होगा? तेज़ होगा। ये काफ़ी अच्छे तरीक़ा से होगा। जिस देश के लोग में कह सकते हैं कि पूँजी अच्छा होगा, तो अब प्राकृतिक संसाधन है लेकिन पूँजी है ये नहीं, तो हम कैसे उसको बेहतर तरीक़ा से उत्पादन करेंगे? तो पूँजी भी जो है हमारे आर्थिक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। प्राकृतिक संसाधन के साथ-साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? पूँजी। जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे पास खेत है, लेकिन पूँजी नहीं रहेगा तो हम कैसे खेती कर पाएँगे, है ना? तो पूँजी भी कह सकते हैं कि हमें विकास यानी आगे बढ़ने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, ठीक है? तो पूँजी का ठीक-ठाक होना बहुत ज़रूरी है। पूँजी से तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु और सेवा को उत्पादन करने के लिए जो उसमें हम लगाते हैं, खर्चा करते हैं, वो कहलाता है पूँजी। तो बिना पूँजी के आप किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खेती भी करना चाहते हैं तो उसमें खाद, बीज, पैसा ये सारी चीज़ लगता है कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद कह सकते हैं कि मानव, किसी भी देश के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि मानव जो होती है, वो किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण साधन के साथ-साथ उसकी उपयोगी मतलब एक उपभोक्ता भी होता है, मतलब इसका उपयोग करने वाला भी होता है। तो किसी भी देश के विकास में मानव का बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस देश के मानव अच्छे होंगे, मतलब स्किल्ड होंगे, उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान होगा, है ना? कौशल होगा, काम करने की क्षमता होगा, तो उस देश का आर्थिक विकास क्या होगा? तेज़ होगा। लेकिन जहाँ पर अच्छे नहीं होंगे तो उसका आर्थिक विकास नहीं होगा। और आप ये घर में ही देख सकते हैं कि जिस घर में कह सकते हैं कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन है, पैसा है, लेकिन उसके घर में मानव ठीक-ठाक नहीं, लड़ाकू है, उम, पढ़ा-लिखा नहीं है, हैं? तो उस घर का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है? तो उसी तरीक़े से देश है, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि घर को देख रहे हैं, उसी तरीक़े से देश है, जिस तरह से देश है, उस तरीक़े से क्या है? दुनिया है। आप आसानी से समझ सकते हैं। तकनीक, तकनीक का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को एक नए तरीक़ा से करने की जो ज़रिया होता है, उसको क्या कहते हैं? तकनीक। क्योंकि तकनीक जो होता है, वो हमारे काम को आसान कर देता है, ठीक है? और हमारे काम में जो है कि वो गति प्रदान करता है। तो तकनीक जो है, वो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल आजकल हम लोग खेती जो है वो ट्रैक्टर से करते हैं, मोटर वगैरह ये सब लग गया, तो ये क्या हो गया? तकनीक हो गया, जिससे हमारा काम काफ़ी क्या आसान हो गया। अब कंप्यूटर वगैरह हर हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं कि जैसे आप बैंकिंग वगैरह हो गया, है ना? अब भी कह सकते हैं कि स्कूल वगैरह हो गया, वहाँ डिजिटल बोर्ड वगैरह, तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को आसान करते हैं। तो तकनीक जो है, वो हमारे आर्थिक विकास में भी क्या करता है? मदद करता है। पूँजी उत्पाद, पूँजी उत्पाद का मतलब होता है कि हम जो पैसा लगाएँ, उसके अ कह सकते हैं कि एवज़ में हमें कितना कह सकते हैं कि आउटपुट मिल रहा है, कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है, उसको बोलते हैं पूँजी उत्पाद। पूँजी उत्पाद का मतलब है कि हमारे द्वारा लगाई गई पूँजी के के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास जो कह सकते हैं कि उत्पादन मिलता है, जो हमें प्राप्त होता है, तो वो किस तरह के हैं? जैसे हम ₹10 लगाएँ, तो क्या हमारे पास ₹20 की इनकम हुआ कि नहीं? कि ऐसा नहीं कि हम ₹10 लगाएँ, ₹1 ही मिला। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि पूँजी उत्पाद ठीक-ठाक नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल, आप किसान को देखिएगा, बहुत ज़्यादा पूँजी लगता है या लगाता है, लेकिन उसको उतना आमदनी नहीं होता है। इसका मतलब है कि किसान तो पूँजी लगा रहा है, लेकिन उसका आउटपुट मतलब उसका बेनिफिट जो है, वो अच्छा नहीं मिलता। तो किसान का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। जबकि आप देखिएगा कुछ ऐसी संस्था या कंपनी होता है, उनके द्वारा पूँजी लगाया 10 और कमाएगा 1000। जैसे आप डॉक्टर वगैरह देखिएगा, पूँजी लगाएगा 10 और कमाएगा 1000, तो उसका आउटपुट क्या है? ज़्यादा है, उन लोग तेज़ी से विकास करेगा। लेकिन किसान लोग के देखिएगा, वो बेचारा 10 साल से खेती कर रहा है और साधारण ही जीवन जीते रहता है, क्योंकि उनका आउटपुट क्या होता है? कम होता है। पूँजी लगता है ज़्यादा और आमदनी होता है कम। लेकिन वही पूँजी लगे कम और आमदनी हो ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं अधिक पूँजी उत्पाद। है ना? ये नहीं कह सकते कि पूँजी जो हम लगाएँ, उसकी तुलना में मतलब कई गुना हमें क्या है, लाभ मिला। तो पूँजी उत्पाद भी हमें क्या करता है, तो आर्थिक विकास में क्या करता है, मदद करता है। तो ये हमारा हो गया आर्थिक कारक में। अब गैर आर्थिक कारक में हो जाता है आपको, इसमें हो जाता है जैसे समाज, इसमें हो जाता है शासन, इसमें हो जाएगा आपको सरकार, है ना? इसमें हो जाएगा आपका कह सकते हैं कि धर्म संस्था, है ना? ये सब कह सकते हैं कि भी हमारे कह सकते हैं कि विकास को प्रभावित करता है। अब जिस देश में समाज अच्छा होगा, वो देश उसका आर्थिक विकास क्या होगा? तेज़ होगा। शासन ठीक-ठाक चलाया जाएगा, तो कह सकते हैं कि आर्थिक विकास क्या तेज़ होगा। सरकार अच्छी होगी, तो भी आर्थिक विकास तेज़ होगा। वहाँ पे रहने वाले लोग अलग-अलग जाति धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, उनकी विचारधारा अच्छा होगा, तो वो देश के आर्थिक विकास का तेज़ होगा। तो कहीं न कहीं ये सारे भी कह सकते हैं कि जो कारक है, वो आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। तो इसको रखा गया है गैर आर्थिक कारक में और इसको रखा गया आर्थिक कारक में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कितने हैं? 2 आर्थिक कारक के रूप में, गैर आर्थिक कारक के रूप में।
और दोनों हमारे आर्थिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।